गलवान के बाद बैटल ऑफ तवांग, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। भारतीय सैनिकों ने इसका करारा जवाब दिया है और चाइनीज पीएलए को मार भगाया। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने भारत चीन की इस झड़प पर एक्सक्लूसिव खबर दी है। 9 दिसंबर को एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच 3 से 4 लोकेशन पर यह भिड़ंत हुई थी। चीनी सैनिक पेट्रोलिंग वाली गाड़ियों में सवार होकर आए थे। चाइनीज पीएलए अपने साथ तारबंदी के लिए स्ट्रक्चर मटेरियल लेकर आई थी। चीनी सैनिकों के पास रेडियो सेट, शील्ड, स्पाइक और इलेक्ट्रिक बैटन भी मिले थे। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुई झड़प के मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एलएसी पर घुसपैठ करने आए चीनी सैनिक नुकीले हथियारों के साथ पहुंचे थे। चीनी सैनिक झटका देने वाली ट्रेजर गन लेकर आए थे। चीनी सैनिकों के पास मंकी फिस्ट था और ये वो तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं घात पहुंचाने के लिए चीनी सैनिक अपने साथ अमित लेकर आए थे। बिल्कुल, और रस्सी से इसका इस्तेमाल किया गया था और साथ ही साथ हमला करने में सामने आने वाले सैनिकों की हड्डियां टूट गई हैं। 30 महीने पहले गलवान में जब झड़प हुई थी तो उसमें भी चीन के सैनिकों ने नुकीले हथियारों से हमला किया था और तवांग में भी चीन की आर्मी वही हथियार लेकर पहुंची थी, लेकिन यहां पर इन्हें मुक्की खानी पड़ी क्योंकि जो भारतीय सेना है वो तैयार थी और उसने मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो एक दो नहीं बल्कि 300 से ज्यादा सैनिक पहुंचे थे। तो एक बार फिर से चीन का सच, चीन की चालाकी सबके सामने आई है। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं, इन डिटेल में बताते हैं कि चीन की सेना अपने साथ कौन कौन से हथियार लेकर आई थी। ये एलईडी के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये है स्पाइक्ड क्लब्स विद नेल्स। आप देख सकते हैं इसमें नुकीले नुकीले नेल यानी कि कीलें भी लगी हुई हैं और आगे से ये पूरा स्पाइक्ड है। इससे अगर हमला किया जाएगा, इससे अगर प्रहार किया जाएगा तो चोट गहरी होगी। ये कीलों वाला मोटा डंडा होता है, इसमें मोटी मोटी कीलें आपको देखिए हर तरफ लगी हुई नजर आ रही है। ये एक कील है, इस तरफ एक कील है, इस तरफ एक कील है, यहां से एक कील गई है और आप समझिए कि अगर इससे कोई हमला करेगा तो सामने वाला घायल होगा। ऐसे में जो चीन के सैनिक हैं वो भारतीय सैनिकों पर गंभीर रूप से हमला करने के लिए इस तरह की तैयारी के साथ आए थे कि वो अपने साथ स्पाइक्ड क्लब्स विद नेल्स लेकर आए थे। चीनी सैनिक अपने साथ जो दूसरा हथियार लेकर आए थे वो है मंकी फिस्ट। ये बड़ी गांठ वाली मोटी रस्सी होती है और इसे आप देख रहे हैं। अब देखिए, रस्सी से अगर किसी पर हमला किया जाए तो निशान गहरे होते हैं और अगर इसमें एक मोटी गांठ बना दी जाए तो ये मोटी गांठ शरीर के जिस हिस्से पर भी हमला किया जाएगा वहां पर एक गहरी चोट पहुंचाएगी। ये भी एक बेहद खतरनाक हथियार होता है और इस हथियार की अगर बात करें तो इसे दूर से खड़े रहकर दूसरे व्यक्ति के शरीर में मारा जा सकता है और उसके अंगों को तोड़ा तक जा सकता है। यह शरीर के मसल्स और हड्डियों पर गहरा असर और प्रभाव छोड़ता है और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देता है। तीसरा हथियार जो चीनी सैनिक अपने साथ लेकर आए थे वो है ट्रेजर गन्स और यहां पर आप ये देख रहे हैं ये वो ट्रेजर गन्स हैं जो चीनी सैनिक अपने साथ लेकर आए थे। और ये तीसरा वो हथियार, ये एक ऐसी गन है जिसको झटका देने वाली पिस्टल भी कहा जाता है और इससे करंट निकलता है और ये करंट चोट पहुंचाता है। तो ये वो 3 अहम हथियार हमने आपको दिखाए जो अपने साथ चीनी सैनिक लेकर आए थे। और अमित, इन हथियारों से अगर हमला किया जाता है तो गहरी चोट सामने वाले को पहुंचाई जा सकती है। और हमारे साथ मनीष प्रसाद डिफेंस एडिटर भी जुड़ गए हैं। मनीष, फिलहाल क्या आपके पास अपडेट है, क्योंकि जो खबर अभी तक आई है कि राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है उन्होंने एक अहम मीटिंग भी बुलाई है। अमित, अभी तक की सबसे बड़ी खबर 2 है। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पे ठीक 9:15 पर आर्मी चीफ, उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और सीडीएस की एक हाई लेवल मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद अब रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया गया। रक्षा मंत्री यहां से पार्लियामेंट के लिए जा रहे हैं और ये पूरी तैयारी की गई है ताकि जिस तरह से इस समय पार्लियामेंट में इस पूरे मुद्दे को लेकर बात आगे रखी गई है विपक्ष के द्वारा उसको जवाब देंगे और इसीलिए अच्छा मनीष, आपसे हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो अभी थोड़ी देर पहले ज्योत्सना ने यहाँ पर चीजें दिखाई थी, डिटेल्स दिखाए थे, किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, उसके बारे में जरा बता दीजिए। किस तरह के हथियार हैं ये और कितने घातक साबित हो सकते हैं जो लेकर आई थी चीनी सेना?
अमित, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इंडिया टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कल 9 तारीख के दिन 3 से 4 ऐसी लोकेशंस थी जहां पर ये झड़प हुई और फेस ऑफ की कंडीशन हुई। और ये जो तवांग का यांगसे का जो एरिया है, इस एरिया के करीबन 14 किलोमीटर की बेल्ट पे अलग अलग पॉइंट्स है जहां पर चाइनीज पीएलए अलग अलग संख्या में यहां पर आए और फिर एरिया डोमिनेंस के तौर पर उन्होंने इन सभी जगहों पर फेस ऑफ की कंडीशन रखी। और ये 9 तारीख की बात है। 9 तारीख को दिसंबर करीबन सुबह 9 बजे के लगभग जब चाइनीज पीएलए यहां पर आए तो अपने साथ वो वेपन कैरी कर रहे थे। उसके अलावा जो स्पाइक बैटन है और स्पाइक बैटन के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक बैटन है उसका वो इस्तेमाल कर रहे थे। जो नुकीले अभी जोशना जो दिखा रही थी नुकीले डंडे, वो दरअसल वो अपने साथ वो कैरी करते हैं। लद्दाख में इसकी तस्वीर देखने को मिली। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक जिससे झटका लगता है बैटन, वो लेकर और शील्ड लेकर यहां पर आए थे। एरिया डोमिनेंस के तौर पर वो चाइनीज पीएलए की एक कोशिश थी कि इन सभी एरियाज पर वो करे। जो इस समय टॉप मिलिट्री सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बताया कि सितंबर 2021 में भी चाइनीज पीएलए ठीक इसी जगह पर आकर एरिया डोमिनेंस करने की कोशिश की। वो इसको क्लेम लाइन मानते हैं। डिस्प्यूटेड एरिया होने की वजह से यहां पर आकर उन्होंने पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उनको पीछे की तरफ धकेला। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है कि 2022 में यानी इस साल में कुल मिला के 4 बार ऐसी लोकेशन है तवांग सेक्टर में 4 अलग अलग चाइनीज पीएलए ने फेस ऑफ किया है, जिस फेस ऑफ के तहत चाइनीज और जो दोस्ती के दावे भरता है चीन, उन सभी दावों को झुटलाता हुआ एक बार फिर से साबित हुआ है। मनीष, हम वापस आपका रुख करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग आपके पास अपडेट्स हैं वो आपसे लेंगे, लेकिन इसी बीच भारत और चीन के बीच हुई झड़प पर आज रक्षा मंत्री भी बयान देंगे। अब से ठीक 1 घंटे के बाद राजनाथ सिंह संसद में झड़प मामले में से अपना स्टेटमेंट देंगे। कांग्रेस ने दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव दिया है और झड़प पर चर्चा की मांग की है। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सदन में स्थगन प्रस्ताव पेश करने का ऐलान किया है। थोड़ी ही देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसकी तस्वीरें मनीष ने आपको दिखाई थी। इस बैठक में आर्मी चीफ सीडीएस शामिल हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर वो हुआ जिसकी कल्पना शी जिनपिंग की सेना ने नहीं की थी। इंडियन आर्मी के आगे ड्रैगन की सेना विफल हो गई, फेल हो गई और गलवान की झड़प के 30 महीने बाद एक बार फिर से चीन की हार हुई है। चीन की सेना घुसपैठ करने आई थी, एलएसी के पास कंस्ट्रक्शन कर रही थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीन की आर्मी को खदेड़ दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया, घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और चीन का बनाया हुआ पूरा कंस्ट्रक्शन तहस नहस कर दिया। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट लगातार हम दे रहे हैं। और तवांग में क्या हुआ है इसके बारे में भी हम आपको जरा जानकारी बता दें कि किस तरह से एक एक डिटेल इंडिया टीवी के रिपोर्टर मनीष प्रसाद ने हम तक पहुंचाई है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर 2 दिन के अंदर 2 बार झड़प हुई है, पथराव हुआ है, मारपीट हुई है और इस झड़प में चीन को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। चीन के 20 सैनिक इसमें घायल हुए हैं और भारत के भी 8 सैनिक जख्मी हो गए, लेकिन इनमें से ज्यादातर को मामूली चोट ही लगी है। झड़प के बाद दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई थी। चीन ने पहले घुसपैठ 9 दिसंबर को की थी। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को झड़प में यहां पर रोका था और इंडियन आर्मी ने चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ भी दिया था। 11 दिसंबर को चीन ने दोबारा घुसपैठ करने की कोशिश की और भारतीय सेना ने दोबारा चीन के सैनिकों को खदेड़ा और इसके बाद दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है। भारत की तरफ से 24 ऑफिसर्स इस मीटिंग में शामिल हुए थे और फिर दोनों देशों के सैनिक वहां से वापस लौटे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कर्नल डिने, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल AK सिवाच भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो इस मामले में जुड़ी हर अपडेट, हर खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी मेजर जनरल संजय मेस्टन जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है गलवान के बाद जो तवांग में देखने को मिला है, वो दर्शाता है कि चीन सिर्फ खोखली बातें करता है, खोखले दोस्ती के प्रस्ताव आगे रखता है, लेकिन उसकी जो मंशा है वो कुछ और है। और जोशना, ये सवाल बिल्कुल बराबर उठता है कि चीन का इरादा क्या है। चीन का इरादा ये है कि वो बॉर्डर इश्यू को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को रिजॉल्व नहीं करना चाहता है, बॉर्डर इश्यू को अलाइव रखना चाहता है। तो सब कुछ स्टार्ट होता है इरादा से। अगर वो चाहते तो ये जो इश्यू है, फेस ऑफ है, ये नहीं होना चाहिए था। खासकर जब ईस्टर्न लद्दाख में 16th राउंड ऑफ कोर कमांडर टॉक्स हो चुकी हैं और वहाँ काफी इश्यूज पे मतभेद गायब हुए हैं, मतलब दूर हुए हैं, और साथ ही वहाँ कुछ ऐसे जोन्स हैं जो बफर जोन बनाए गए हैं। तो अगर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने का इरादा है और दोनों मिलिट्री के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का इरादा है, जो कि 93 और 96 एग्रीमेंट्स के तहत है,
तो ये टोटल वायलेशन हर बार चीन करता आ रहा है। मकसद साफ है, LAC को वो रिजॉल्व नहीं करना चाहता है। अब ये वाला भी जो हादसा हुआ है, ये साफ जाहिर है कि देखिए, पहली बात कुछ हकीकत हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट नंबर 1 है कि एंटायर LAC के अलोंग कहीं पर एरियाज ऑफ डिस्प्यूट और डिफरेंसेस हैं दोनों सेनाओं के बीच में, वो एक फैक्ट है। और इसीलिए दोनों साइड अपने अपने क्लेम लाइंस तक पेट्रोल करते हैं, पेट्रोलिंग भेजते हैं, और कभी कभी वो दोनों पेट्रोल आमने सामने आ जाते हैं, जिसको फेस ऑफ बोलते हैं। और फेस ऑफ ये जब होता है तो थोड़ी सिचुएशन कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इस टाइम चीनी तकरीबन 300 जवान के अधिक से ज्यादा थे, और वो तैयारी करके आए थे। जिस प्रकार आपने दिखाया है, वो कुछ ऐसे हथियार टाइप कुछ चीजें लेके आए हैं, तो वो प्रिपेयर्ड थे कि ये फेस ऑफ के लिए तैयार थे, और उनका इरादा था कि अगर फेस ऑफ होता है तो वो इंडियन ट्रुप्स पे कैजुअल्टी करेंगे। दूसरी एक और चीज समझने वाली बात है कि जितने भी आज तक फेस ऑफ हुए हैं, दोनों साइड के पास हथियार होते हैं, उसमें एम्यूनिशन लोडेड होता है, लेकिन क्योंकि पीस और ट्रैंक्विलिटी रखनी है, कोई भी साइड ने आज तक हथियार की फायरिंग नहीं की है। अगर वो हो जाएगा तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो चाइना की हरकत हुई है, ये छोटी मोटी चीजें, जैसे ये रस्से को वो गांठ वगैरह बना के लेके आए हैं, या वो स्पाइक्ड चीजें लेके आए हैं, ये बेसिक था कि वो तैयारी के साथ आए थे। इसका मतलब उनको हुक्म ऊपर से मिला था। ये एक स्ट्रेटेजिक इनका एम था कि ये फेस ऑफ करना है जी। और इसको एक फ्लेयर अप करना है, तो वो उनका इरादा सक्सेसफुल हुआ। लेकिन उसका जो एंड नतीजा ये हुआ है कि उनको कैजुअलिटीज ज्यादा हुई है, हमारी कैजुअलिटीज कम हुई है, लेकिन एंड में चाइना को इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो ये बात उनको तो समझना सवाल उठता है कि चाहिए। आखिरकार चाइना क्यों करता है? आपका कहना है कि वो सोच समझ कर आए थे, उन्होंने तैयारी करके आए थे। हमारे साथ मेजर जनरल शिवाज भी जुड़े हुए हैं। सर, ये तो बहुत एक्सपेक्टेड चीज है कि चीन की ओर से लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इस बार जो अरुणाचल में हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही थी लद्दाख में, फिर वहां पर एक वक्त आया कि जहां पर लगातार वहां बातचीत होने लगी, डिसएंगेजमेंट होने लगा, तो अब उन्होंने क्या इस जानबूझकर अब अरुणाचल के फ्रंट को खोलने की कोशिश की है? हाँ, बिल्कुल। देखो अमित, इसको ऐसे देखना पड़ेगा, ये सच्चाई है कि जो हालात अब चीन के अंदर हैं, वो इकोनॉमिकली भी बहुत हालात खराब हैं। वहाँ पर ज़ीरो कोविड पॉलिसी के अगेंस्ट लोग आ रहे हैं सड़कों पे, इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर से ज़्यादा है, और उसके बाद वो आइसोलेट हो रखे हैं। तो कहीं न कहीं अभी शी जिनपिंग अंडर प्रेशर हैं, और वो डाइवर्ट करना चाहते हैं अटेंशन। उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो कहीं न कहीं ताइवान की तरफ एक प्रकार टेंशन पैदा करें, या लद्दाख की तरफ से लेके अरुणाचल भारत के साथ। ताइवान पे उनको बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो है अमेरिका ने साउथ चाइना सी में लगा रखे हैं, USS निमित्त, USS रोलर निगल। तो मुझे लगता है कि वो भारत की तरफ कुछ न कुछ टेंशन पैदा करके अपनी पब्लिक का डाइवर्ट करना चाहते हैं ध्यान, और वो इसीलिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन आता है तवांग सेक्टर क्यों? देखो, तवांग सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर पलटन कमांड की है। मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। जो यांगसे जगह है वो 17,000 फीट से ऊपर है, वो एरिया को डोमिनेट करता है, वो भारत के कब्जे में है, और चीन ने बहुत बार इसको कोशिश की है इसको लेने की, और ये एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन में है। ये मैं मानता हूं कि दोनों तरफ उस इलाके को अपना मानते हैं, मगर ये हमारे कंट्रोल में है और हम वहां डोमिनेट कर रहे हैं। चीन का इरादा है किसी तरीके से वहां वो फुट होल्ड ले, और उसकी वो कोशिश करते रहते हैं। लास्ट साल अक्टूबर 2021 में भी उन्होंने किया, और इस समय भी इन्होंने कोशिश की, मगर भारत की फौज बिल्कुल तैयार है, सक्षम है, और जो जिस प्रकार से उन्होंने कोशिश की उसको नकारा किया गया। ये भी सच्चाई है, ये सोची समझी साजिश है। ये तैयार होके आए थे, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल बैटन है, क्लब्स हैं जिनके अंदर कीलें लगी हुई हैं, और टेजर गन्स हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये कोई वन ऑफ द इंसिडेंट नहीं है। ये सोच समझ के चीन कार्रवाई करता है, और ये बात हमको 6 महीने पहले पता थी कि चीन कुछ ना कुछ लद्दाख के अलावा भी दूसरे इलाकों में करेगा, और ये अमेरिका ने भी हमको इंटेलिजेंस इनपुट दिए थे कि वो हो सकता है अरुणाचल प्रदेश में करे, क्योंकि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ज्यादा बिल्डअप कर रहा था अरुणाचल के अगेंस्ट। वहां पर उसने गांव भी बना लिए थे LAC से, जो कि गांव नहीं डिफेंडेड लोकेलिटी हैं। हेलीपैड बढ़ाए, एयरफील्ड बढ़ाए,
वहां पर उन्होंने अपना सबसे बड़ा लॉजिस्टिक बिल्डअप किया है तिब्बत ऑटोनमस रीजन में। तो ये हमें शक और सवाल था, भारत की फौज इसके लिए बिल्कुल तैयार थी, जी। मगर इरादे चीन शिवाजी के आपको दो रोकना हैं। चाह रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर से, वहां पर अभी अभी जो गाड़ी निकली है उसमें शायद एनएस अजीत डोभाल हाँ। नजर आए हैं। मनीष, आपके पास क्या ज्यादा जानकारी है? आप मौके पर ही मौजूद हैं। ज्योत्सना, जो मीटिंग थी रक्षा मंत्री के घर पर वो ओवर हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से करीबन 45 मिनट की ये मीटिंग हुई, जिसमें अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, साथ में आर्मी चीफ जनरल मनोज, उसके अलावा जो बाकी तमाम लोग थे वो मौजूद थे। रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया गया, सीडीएस वहां पे मौजूद थे, उनको ब्रीफ आईबी चीफ के प्रेजेंस में किया गया और फिर उसके बाद ब्रीफ करने के बाद पूरी डिटेलिंग दी गई 9 से लेकर 11 तारीख तक इंसिडेंट्स क्या था। यहां तक कि बैकग्राउंडर के तौर पर रक्षा मंत्री जब गए थे तो उनको उस समय भी तस्वीरें दिखाई गई थी, आज भी उनको ब्रीफ किया गया। जो इस समय आर्मी हेडक्वार्टर में सोर्सेस है उनका ये कहना है कि एक प्रॉपर फाइलिंग की गई है ताकि रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में जवाब दे सके, बता सके कि चाइनीज पीएलए ने कहीं से भी भारत की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको क्रॉस नहीं किया, बल्कि वो पीछे था, वहीं पर उसने स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश की जो उसका क्लेम लाइन था और उसे पीछे खदेड़ा। जो सीक्वेंसिंग है जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसी की पूरी जानकारी जी रक्षा मंत्री मनीष, को इस आप समय बने रहिए। जो ये आर्मी चीफ- बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से लगभग 45-50 मिनट बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे मामले पर संसद में स्टेटमेंट देंगे और इसी बीच हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। कर्नल डिनी का रुख कर लेते हैं। कर्नल डिनी, हमें सिवाज साहब ने समझाया कि क्यों वो लोकेशन खासकर अरुणाचल प्रदेश की इतनी इंपॉर्टेंट है जिस पर चाइना ने हमला किया है, लेकिन हर फॉरवर्ड पोस्ट पे पॉलिसीज होती हैं, इस एलएसी में भी पॉलिसी है। उस पॉलिसी का उल्लंघन चीन की तरफ से बार बार किया गया है, तो किस तरीके से चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए कि वो इस तरह की हिमाकत ना करे? देखिए, जैसे मैम, मैं इसमें एक चीज है कि हर जगह पर अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, टैक्टिकल इंपॉर्टेंस हर जगह का होता है, जैसे वो ईस्टर्न लद्दाख में हो, चाहे वो तवांग हो, बाकी जगह। लेकिन यहाँ पर मुद्दा उस पर्टिकुलर लोकेशन से ज्यादा उस ये जो पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स जो चल रहे हैं एलएसी में, उसका पीछे का जो कारण है वो जनरल मैस्टन सर भी जो बोल रहे थे कि ये लाइव इशू हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं चाइना। तो उसके पीछे ही जैसे अभी आज हुआ है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आने वाले दिनों में भी ये होता रहेगा जब तक कि दोनों देशों के बीच में क्लियर अंडरस्टैंडिंग आईबी या इंटरनेशनल बॉर्डर या बाउंड्री जो है उसके जब तक नहीं होगा तब तक ये इश्यूज चलते रहेंगे। उसका कारण भी है, अगर आप चाइना की तरफ से देखें, आज की तारीख में भारत इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है जो कि पिछले 60-70 साल में कभी नहीं बनाया। इतने ज्यादा ट्रूप्स हमारे बॉर्डर में है जो कभी नहीं था, जो इतना ज्यादा हमारा जो डिफेंस कैपेबिलिटी वो इतनी बढ़ रही है कि जिसको कभी नहीं। तो वो अपनी तरीके से वो भी उसको भी वरी है कि भाई भारत जो है, देश जो है वो बहुत तेजी के प्रगति कर रहा है, एक ऐसा देश है जो कि किसी से डरता नहीं है। तो उस हिसाब से हमें इसका भी मानना पड़ेगा कि चाइना जो है वो अपना भी सेफ्टी हिसाब से करने की कोशिश कर रहा है। तो हम अपना सोच रहे हैं कि यस, चाइना हमारे पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि चाइना आज के तारीख में ये उसको एहसास हो रहा है कि ये भारत जो है अगर 5 या 6 साल के अंदर, अगर नेक्स्ट 5 to 6 इयर्स में इसको हमने काबू में नहीं रखा तो ये फिर पकड़ में नहीं आएगा, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे बाकी डिप्लोमेटिकली हो। तो जितना टाइम जब मौका मिले उसको एलएसी के साथ में लैंड में बांध के रखा जाए ताकि उसकी नजर और कहीं पर ना जाए। आपका जो इशारा है शायद एशिया पैसिफिक रीजन की तरफ है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार इस मामले में एक्शन मोड में है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह संसद के दोनों सदनों में तवांग झड़प को लेकर बयान देंगे। राजनाथ सिंह पहले लोकसभा में दोपहर 12 बजे और फिर राज्यसभा में दोपहर 2 बजे सरकार का रुख रखेंगे, बयान जारी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी एक्शन में है। पीएम सीनियर मिनिस्टर्स के साथ, वरिष्ठ मंत्रियों के साथ कुछ ही देर में एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। तो आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि तवांग के पूरे मुद्दे पर अहम बैठक हुई। आप देख सकते हैं कि एनएसए डोभाल जो राजनाथ सिंह के घर पर जो मीटिंग हुई तो उसमें शामिल हुए थे, वहां से निकलकर आगे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें तमाम बड़े अधिकारी भी शामिल रहे थे और हमारे साथ मनीष प्रसाद भी जुड़े हुए हैं। मनीष, इस मीटिंग में कौन कौन शामिल थे, क्या जानकारी मिल पाई है इसके बारे में? और अमित, ये मीटिंग 45 मिनट तक चली। 9:15 पे मीटिंग शुरू हुई थी और 10:15 के लगभग और ये मीटिंग ओवर हुई। इस मीटिंग के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को
आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने पूरा ब्रीफ किया। 9 तारीख से लेकर 11 तारीख यानी फ्लैग मार्च तक जब ब्रिगेडियर लेवल ये फ्लैग मार्च हुआ और उस दौरान बुमला में ये फ्लैग मीटिंग हुई और इस फ्लैग मीटिंग में ये कहा गया कि जिस तरह से चाइनीज पीएलए ने एनक्रोच करने की कोशिश की और आगे आकर उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की, वो बिल्कुल गलत है। इस मीटिंग का पूरा ब्यौरा दिया। यानी 9 अच्छा तारीख मनीष, से आपको रोकना चाह रहे हैं, एक बार हमारे पास संसद से सारी तस्वीरें आ रही हैं। आपको बता दें सभी इस समय आज हमको पता, जैसा कि आप जानते हैं कि 13 दिसंबर को यानी 2001 में संसद पे जो हमला हुआ था उसकी बरसी है, जिसमें जो शहीद हुए थे उनको याद किया जा रहा है और उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है, श्रद्धांजलि देने का मौका है। प्रधानमंत्री में तस्वीरों में दिखाई दे रहे थे, लोकसभा स्पीकर, इसके अलावा गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो आज चूंकि संसद पर हुए हमले की बरसी है तो जिन लोगों की शहादत हुई थी उनको नमन करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है। अब उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं जगदीप धनखड़, संसद भवन परिसर और यहाँ पर हम ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर है वो भी मौजूद हैं, साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर हर्षवर्धन भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री और अलग-अलग दलों के सांसद। तो आज पहले सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले श्रद्धांजलि दी जा रही है उन शहीदों को जो संसद भवन पर हुए हमले के दौरान जिन्होंने अपनी जानें गंवाई थीं। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, लोकसभा स्पीकर, तमाम वरिष्ठ गणमान्य शख्सियतें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं और ये मौन रख करके याद किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनके साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, पीछे यहाँ पर हरिवंश जो कि राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इसके अलावा वित्त बल्कि मंत्री सारे मिनिस्टर्स हैं। पीछे आप निर्मला सीतारमण को देख सकते हैं, किरण रिजिजू हमको नजर आ रहे हैं, तमाम जो मिनिस्टर्स हैं। और ये अब उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं जिन्होंने अपनी जानें न्यौछावर की संसद की हिफाजत के दौरान। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टाफ थी यहाँ पर, यानी कि संसद के जो स्टाफ थे, जो मार्शल्स थे, उन्होंने सबसे पहले मुकाबला किया था जो हथियारबंद यहाँ पर आतंकवादी घुसे थे। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले दरवाजे बंद किए ताकि जो अंदर जो सांसद हैं वो सुरक्षित रह सकें, जो बाहर रह गए थे वो गोलियों का शिकार बने, और इसलिए उन्हें आज याद किया जाता है। जहाँ पर संसद के स्टाफ के साथ साथ सीआरपीएफ के जो तमाम जवान तैनात थे उन्होंने शहादत दी थी, जिनकी याद में हर 13 तारीख को, 13 दिसंबर को ये श्रद्धांजलि दी जाती है। तो यहाँ पर जो तस्वीरें देख रहे हैं जिन्होंने शहादत दी थी इस हमले में, दिल्ली पुलिस के 6 जवान शहीद हुए थे, 2 इसमें पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के पर्सनल थे जिन्हें याद किया जा रहा है, और पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा दोनों इसमें शामिल थे जिन्होंने ये फिदायिन अटैक करवाया था। अब हम शहीदों के सम्मान में मौन रखेंगे। तो संसद पर हुए हमले की आज 21वीं बरसी है। 13 दिसंबर को 21 साल पहले लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाली भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ था और सभी सांसदों की जान की हिफाजत के लिए सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला। 9 वीर सपूतों ने अपनी जानें कुर्बान की, सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनको आज याद किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ बहुत खास मेहमान हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिस्टन, डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। इसके अलावा कर्नल रिटायर्ड डिन्नी
डिफेंस एक्सपर्ट आप भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले संजय मिस्टन साहब से हम समझते हैं। संजय जी, आज का ये जो दिन है, शौर्य और पराक्रम को याद करने का दिन, उन तमाम शहीदों को याद करने का दिन, आप आज के दिन को कैसे याद कर रहे हैं? उस दिन को उसके बारे में सोच करके अभी आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? और देखिए, जब ये हमला हुआ था पार्लियामेंट पे, ये पूरे सारे तमाम हिंदुस्तानियों का खून खौला था, कोई शक नहीं है। और मैं उस समय खुद अपनी बटालियन 13 महार का कमांडिंग ऑफिसर था, और हम बिल्कुल चाह रहे थे कि पाकिस्तान पे हमला होए। और मेरे ख्याल उस समय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने बड़ा अच्छा फैसला लिया, भारतीय सेना को मोबिलाइज किया और पराक्रम के लिए। और हम पूरे पश्चिम बॉर्डर पे डिप्लॉयड हो गए थे। हम खुद बाड़मेर, जैसलमेर इलाके में डिप्लॉयड थे और लड़ाई के लिए तैयार थे। कहने का मतलब है, बदले की भावना थी। साथ ही ये जो आपने 9 मार्टर्स की फोटो दिखाई है, देखिए, ये दिल्ली पुलिस के और जो भी वहाँ सुरक्षा कर्मी डिप्लॉयड थे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए, पार्लियामेंटेरियंस की सिक्योरिटी के लिए, मेरे ख्याल इससे एक साफ चीज जाहिर होती है कि हमारे देश के हर शख्स, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी ड्यूटी में हो, उसके लिए देश पहले आता है। और किस प्रकार उसने, उन लोगों ने, इसमें एक महिला शामिल है, ये सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान को ना परवाह करते हुए इन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियंस की जान बचाई। जिस प्रकार आपने बताया, इन्होंने तमाम पार्लियामेंट एंट्री गेट बंद कर दिए थे। तो ये दिखाता है कि इनकी एक वफादारी देश के प्रति, चुने हुए लीडर्स के प्रति। और मेरे ख्याल पूरे देश को, इनको आज यही है कि हम सब इनको सम्मान दें, इनको याद करें। और ऐसे बहुत भारतीय हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, कहाँ का दी है, और आज उन्हें याद किया जा रहा है मिस्टर सर। और यहाँ पर हम देखिए, गृह मंत्री अमित शाह, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। अब डिप्टी स्पीकर राज्यसभा के हरिवंश, उनके पीछे जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ राज्यसभा के मेंबर है, उसके पीछे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और उसके साथ ही पीछे सोनिया गांधी भी नजर आ रही हैं। और एक एक करके तमाम जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़े लीडर्स हैं, वो यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके पीछे पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ पीछे अधीर रंजन चौधरी भी, कांग्रेस के सांसद भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ शिवाज सर भी हैं। शिवाज सर, एक बड़ी बात यह है कि जो शौर्य हम जिसका जिक्र करते हैं, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से, चाहे वो गलवान हो, चाहे अरुणाचल का हम जिसका जिक्र करें तवांग में, बिना हथियारों के भी हमारे जवान सामने दुश्मन को पटखनी देते हैं, धूल चटा देते हैं। और जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, जो यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात थी, वो हथियारों से लैस नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुकाबला किया, अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटे। ये जो शौर्य है, जो जज्बा है भारतीय जवानों में, ये कहां से आता है, कैसे आप इसको देखते हैं? देखो, इसमें कोई शक नहीं कि जो गलवान में हुआ और या अभी जो यांगसे में हुआ, ये एक काबिल तारीफ है। जबकि निहत्थे भारतीयों ने ज्यादा चीनियों को जो लैस थे, बैटन से, स्पाइक्स थे, लेजर गन से, उनका मुकाबला किया। और जब हमारे तो 20 जवान शहीद हुए गलवान में, 100 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। और इसी प्रकार यांगसे में, यह याद रखो, 300 से ज्यादा सैनिक आए थे, और एक दिन नहीं, ये भूल रहे हैं, 9 दिसंबर को, फिर 11 दिसंबर को। और हमने अपना प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा 1993 और 96 का, कोई फायरिंग नहीं की, नियत थे। जबकि चीनी ज्यादा भी थे और उनके पास क्लब थे, जो नेल थे, बैटन थे, इलेक्ट्रिकल गन थी, मगर फिर भी भारत के जवानों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और 300 के 300 जवान वापस जाना पड़ा उनको। और दूसरी बात यह है, हमारे करीब करीब 5 से 6 जवान जो हैं वो इंजर्ड हुए, और 20 से ज्यादा इंजर्ड हुए हैं चीनी। और चीनी जवान जो 9 दिसंबर को आए, फिर 12 को भी आए, 11 को भी आए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बात पार्लियामेंट में हुआ था, उस टाइम उनके पास राइफल थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हथियार लेके करते हैं। मगर ये सच्चाई है कि हमारे वीर जवानों ने, ये सीआरपीएफ के जो जवान थे, उन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला किया, अपनी जान हथेली पे दी और उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। आप समझें, ये नहीं समझ पाए सभी कि अगर वो आतंकवादी पार्लियामेंट हाउस में बढ़ जाते तो क्या होता। ये नजारा हमने कभी सोचा नहीं है। इन्होंने अपनी जान की हुती लगा दी, मगर उनको वहां पर अंदर नहीं घुसने दिया। तो ये सच्चाई है
कि जो जवान वहां शहीद हो गए मगर आतंकवादियों का मुकाबला किया, आतंकवादियों को भी मार गिराया और आतंकवादियों को पार्लियामेंट हाउस में अंदर नहीं जाने दिया। तो मुझे लगता है ये गाथाएं हैं भारत के जवानों की, सिक्योरिटी फोर्सेस की। नियत्ते भी अपनी देश के लिए जान तक निछावर कर देते हैं। तो मुझे लगता है आने वाली जनरेशन इनका हरदम एक प्रकार से उससे काफी प्रेरित होगी और सम्मान देने का उनको सिलसिला भी जारी है, देश के अंदर हो या देश की सरहदों पर। सेना की शौर्य की अनेकों गाथाएं हैं। और तवांग में जो कुछ हुआ, कर्नल डिन्नी जरा ये समझाइए कि 16 दौर की बातचीत हो चुकी है, उसके बावजूद ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। फिर कहां, किस लेवल पर अभी काम करने की जरूरत है? देखिए, उससे पहले मैं एक शब्द जरूर मैं आज की तारीख के बारे में भी कहना चाहूंगा। जी जी। 13 दिसंबर 2001 पे जो अटैक है उसका एक, अगर हम एक दूसरे नजरिए से देखें, पाकिस्तान की तरफ से ये अटैक हुआ था जहां पर लोकतंत्र क्या है उसका आज तक उनको पता भी नहीं कि लोकतंत्र होता क्या है। आज तक किसी भी एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल तक भी कंप्लीट नहीं किया। वहां से जो आतंकवादी आए थे वो हमारे यहाँ पर लोकतंत्र, जिसको हम अपना मंदिर मानते हैं पार्लियामेंट में, वहां पर अटैक करने की कोशिश की थी। तो देखिए कितना बड़ा एक मैसेज है कि जिस कंट्री को या जिस देश को लोकतंत्र के बारे में ना पता है, ना विश्वास रखते हैं, वो दूसरे देश पे जिसको आज तक एक जो लोकतंत्र है जिसका मंदिर मानते हैं उस पर अटैक करने की बात है। और वहां पर लोगों ने जो अपनी जान पे खेल के, अपनी जान निचौर करके हमारे लोकतंत्र को बचाने की और उसको कायम करने की वो एक प्रक्रिया जो है उसको वो दर्शाया है। इसी तरह से देश के जो सरहद है वहां पर हमारे जो सैनिक हैं वो आज के तारीख में, जैसे हम और आप आज बात कर रहे हैं, जिस टाइम पे हम एज वी आर टॉकिंग, उस टाइम पे भी वही खड़ा होकर उस राष्ट्र की रक्षा, उस लोकतंत्र की रक्षा, उस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए ही लगा हुआ है। और वहां से भी चाइना जैसा एक देश जिसमें लोकतंत्र क्या है ये नहीं पता, वहां पर एक अकेला पार्टी है, उस पार्टी के वो जो आर्मी है वो उस पार्टी के लिए है। हमारे यहाँ पर आर्मी जो है वो इस देश के लिए, इस लोगों के लिए है। तो ये फर्क होता है दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के संस्कार में। और जहां तक आपका क्वेश्चन है कि अभी जितने सारे बातचीत हुआ है और इसका हल कैसे होगा, मेरे ख्याल से हल तभी होगा जबकि चाइना एक्नॉलेज करें कि भारत को आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। भारत को आपने जिस तरह से 1962 में जिस तरह से आपने समझा था, जिस तरह से आपने ट्रीट किया था, उस तरह से, उस नजरिया से भारत को ट्रीट नहीं कर सकता। और वो आने वाले दिनों में हम अपनी, जो मुझे लगता है आज अभी जो रक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट उस लेवल पे होगा। लेकिन यहाँ पर तो एक सवाल जो उठता है चीन को लेकर कि आप चीन के ऊपर भरोसा कैसे करें। मिस्टर सर, चीन के ऊपर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं जब उसके साथ ऑलरेडी हमारे 1993, 1996 में जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वाले वहां पर ऑलरेडी एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। एग्रीमेंट्स को वो मानता नहीं है, और अगर चाहता है, अगर वो सचमुच चाहे तो कितना वक्त लगता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को आप आराम से ठीक कर ले। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि भारत ने अपने से कमजोर मुल्क, अपने से छोटे मुल्क बांग्लादेश के साथ बॉर्डर सेटल कर लिया। और वहां पर जो चीन है, क्या उसकी वाकई में मंशा नहीं है कि किसी भी तरह से बातचीत से इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाया जाए? वो इसको पूरी तरह से उलझा के रखना चाहता है, और उसके अगर चाहता है तो उसको उसके क्या फायदे नजर आते हैं? वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये भारत के साथ ये बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो। मैं जब खुद मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में था एज अ ब्रिगेडियर, चाइना को हम पूरा लुक आफ्टर करते थे। ये तब से मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पहले की भी हमने जितनी भी रिसर्च की है, चाइना का इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है वो बॉर्डर इश्यू को रिजॉल्व करे। उसकी ये स्टेटेड पॉलिसी है, वो रिजॉल्व नहीं करना चाहता है, बॉर्डर इश्यू को अलाइव रखना चाहता है। तो जिसकी मंशा बहुत क्लियर है, जिसका इरादा बहुत क्लियर है, तो वो ये इश्यू को रिजॉल्व करना ही नहीं चाहता है। थोड़ी बिगनिंग हुई थी, मैं ये नहीं बोलूंगा। ये राजीव गांधी जब चाइना गए थे और उस समय जॉइंट वर्किंग ग्रुप बैठे थे, और उसमें उस समय मैप्स भी एक्सचेंज हुए थे और काफी हद तक प्रोग्रेस हो रही थी। मेरे को याद है 2004-2005 तक इसके ऊपर काफी सिटिंग्स हुई थी जी। लेकिन ये फिर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जब से आए हैं, इन्होंने अपना सारा रूप चेंज करके, देखिए साफ जाहिर होता है कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि जब राजीव गांधी गए थे तो तब लोगों को लगा था, या नरसिम्हा राव के दौर से लगातार कोशिश हो रही थी कि बातचीत से मसलों को सुलझा दिया जाए, लेकिन हुआ नहीं। 2005, 2012, 2013 लगातार इसी तरह की घटनाएं होती रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।